नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अमित सर कॉमर्स पे। आज मैं आपके सामने बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर की एक सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे ये लेके आया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं की परिभाषा, गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय व्यय की मदें, गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, प्राप्ति भुगतान खाते का अर्थ, प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं से आशय। देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है। गैर व्यापारिक संस्थाएं एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु सेवा भावना होता है। चूँकि इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ अर्जन करना नहीं होता, इसलिए इन्हें गैर व्यापारिक या अव्यापारिक संस्था भी कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी संस्था जो जन कल्याण में लगी हुई होती है, एक ऐसी संस्था जो सेवा भावना के कार्य में लगी हुई होती है, ऐसी संस्था गैर व्यापारिक संस्था या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, मनोरंजन क्लब, साहित्य परिषदें, वृद्धाश्रम, बाल सुधार केंद्र, धार्मिक क्षेत्र जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ये इनके उदाहरण होते हैं बच्चों। इन सबका उद्देश्य सेवा भावना होता है। ये सेवा भावना या जन कल्याण के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। आगे देखते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं की कुछ आय और व्यय की मदें। गैर व्यापारिक संस्थाएं किन किन मदों से आय प्राप्त करती है और उन प्राप्त आयों का किन किन मदों में व्यय करती है, इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आय के स्रोत है प्रवेश शुल्क। किसी भी संस्था का महत्वपूर्ण आय का जरिया प्रवेश शुल्क होता है। जैसे हम स्कूल ले लेते हैं, कॉलेज ले लेते हैं, जहाँ पे जब हम प्रवेश लेते हैं तो कुछ फीस देनी होती है, जिसको हम प्रवेश शुल्क बोलते हैं, जो उस महाविद्यालय या स्कूल की आय का एक मुख्य जरिया होता है। उसके बाद आता है बच्चों चंदा या सदस्यता शुल्क। जब आप किसी क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तब आपको कुछ शुल्क उस क्लब को देना होता है, जिसको हम चंदा या सदस्यता शुल्क कहते हैं। फिर आता है दान। ये दान या तो संस्था के सदस्यों के द्वारा दिया जाता है या किसी भी बाहरी व्यक्ति के द्वारा किसी भी संस्था को भेंट स्वरूप कुछ धनराशि। ये धनराशि चल भी हो सकती है, धनराशि है तो चल संपत्ति, या कई बार अचल संपत्ति भी दान के स्वरूप दी जाती है। फिर आता है बच्चों ब्याज। अब गैर व्यापारिक संस्था क्या करती है, जितना भी उसके पास पैसा कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, वो पैसे को वो किसी स्थान पे इन्वेस्ट कर देती है। चाहे वो स्थान बैंक हो या फिर किसी भी जगह पे वो उसको निवेश कर देती है, और उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो उसके लिए ब्याज होता है। जो रिटर्न प्राप्त होता है वो ब्याज होता है, और वो उनकी आय का महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए भवन का किराया। अगर किसी गैर व्यापारिक संस्था के पास एक से ज़्यादा भवन है जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो वो भवन को क्या करते हैं, उन लोग किराए पर दे देते हैं। किसी भी व्यापारिक परिसर को किराए पर दे देते हैं, किसी व्यक्ति को किराए पर दे देते हैं, किसी संस्था को किराए पर दे देते हैं, और बदले में उनको जो किराया प्राप्त होता है बच्चों को, उनकी आय का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। उसी प्रकार शासकीय अनुदान। देखिए, आप लोग के स्कूल में या महाविद्यालय में एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल डे। वहाँ पे देखिए कई बार कोई पॉलिटिशियन आते हैं चीफ गेस्ट के रूप में, कोई बिजनेसमैन आते हैं, तो वो कई बार हमारी उस संस्था को, चाहे वो स्कूल हो चाहे महाविद्यालय हो, या फर्नीचर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या लाइब्रेरी के लिए कुछ डोनेशन देते हैं, कुछ दान देते हैं।
या सरकार भी क्या करती है, समय समय पर अलग अलग विभिन्न तरीक़ों से महाविद्यालय को या स्कूल को डोनेशन देती है, जिससे महाविद्यालय की आय हो जाती है। वसीयत वसीयत भी आय का एक साधन होता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके कोई उत्तराधिकारी नहीं होते, तो वो अपनी संपूर्ण चल और अचल संपत्ति की संस्था को दान स्वरूप दे देता है। मनोरंजन से आय कई गैर संस्थाएं अवेयरनेस कार्यक्रम चलाती है, जागरूकता कार्यक्रम चलाती है, जिसके लिए नुक्कड़ नाटक करती है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है, जिससे उनकी कहीं ना कहीं उनकी आय प्राप्त होती रहती है। रद्दी के बिक्री से आय, अब देखिएगा स्क्रैप जिसको बोलते हैं, कई बार कुछ ऐसा ऐसा सामान जो ख़राब हो जाता है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब अगर कोई है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है, महाविद्यालय है, स्कूल है, वहाँ पे पेपर्स होते हैं, स्क्रैप होते हैं, प्रैक्टिकल्स के स्क्रैप सामान निकलते हैं, उन सबको जो बेचने से आय होती है बच्चों, ये भी एक गैर संस्था की आय का साधन माना जाता है। अब इन जितनी भी आय हो रही है, अब इसको वो एक्सपेंड कहाँ करते हैं, जैसे वही की मदें, वे अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं। वेतन में वो अपने, जैसे एक महाविद्यालय अपने टीचर्स को सैलरी देती है। कई ऐसी संस्था होती है जहाँ पे मज़दूर काम करते हैं, उनको मजदूरी दी जाती है। किराया, यदि आपकी जो संस्था है अगर वो किराए के बिल्डिंग पे है, तो वो किराया वो गैर संस्था भुगतान करती है किराए का। स्टेशनरी में पेन, पेंसिल और कागज़ वगैरह आते हैं, पेपर्स आते हैं। मुद्रण जिसको प्रिंटिंग कहा जाता है, ये भी एक खर्चा होता है बच्चों। डाक और दूरभाष हुआ, डाक पोस्टल जो एक्सपेंडिचर होता है, डाक वह जो होता है, दूरभाष टेलीफोन, आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो मोबाइल फ़ोन के जो खर्चे होते हैं, नेट का खर्चा हो गया, कॉलिंग का खर्चा हो गया, मरम्मत व अनुरक्षण, रिपेयरिंग, कई फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर्स, इन सब की रिपेयरिंग, इसकी देख रेख, ये सारी चीज़ें, या बिल्डिंग की देख रेख, बिल्डिंग की रिपेयरिंग, ये सब खर्चे वही की मदों में आते हैं। बागान यानी बगीचे का खर्चा, और अन्य व्यय में जलपान आदि का खर्चा भी शामिल होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये मदें आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई आपके पास पैसा आ रहा है, आए, आपके पास से पैसा जा रहा है, वह। आगे बढ़ते हैं। गैर संस्थाओं के लेखे 3 प्रकार से ये अपने लेखे तैयार रखती है। पहला प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता, और फिर वो चिट्ठा बनाती है। चिट्ठा 2 प्रकार से तैयार करती है, एक प्रारंभिक चिट्ठा और एक अंतिम चिट्ठा। देखिए प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है? रोकड़ बही के संक्षिप्त वर्गीकृत सारांश को प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। अर्थात ये रोकड़ बही के आधार पर तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको रोकड़ बही का सारांश कहा जाता है। जिस प्रकार रोकड़ बही में 2 पक्ष होते थे, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। डेबिट में पूरी प्राप्ति और क्रेडिट में पूरे भुगतान को लिखा जाता था, उसी प्रकार यहाँ पर भी डेबिट में पूरी प्राप्ति और क्रेडिट में पूरे भुगतान को लिखा जाएगा। कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जिस स्टेप्स को अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका प्राप्ति भुगतान खाता क्लियर हो जाएगा। पहला, ये एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। दूसरा, इसका स्टार्टिंग प्रारंभिक रोकड़ या प्रारंभिक बैंक से होती है, जो कि प्राप्ति पक्ष में आता है। तीसरा, इसमें आयगत और पूंजीगत मदों का लेखा किया जाता है। चौथा, समायोजन का लेखा नहीं किया जाता। समायोजन मीन्स अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित और अनुपार्जित। अर्थात बच्चों, इसमें हम उन्हीं आय का लेखा करेंगे जो वास्तविक में प्राप्त हो चुकी है, और उन्हीं व्यय का लेखा करेंगे जो वास्तविक में भुगतान हो चुका है। चलिए, इसका जो अंतिम शेष होता है, जो बैलेंस होता है, वो या तो रोकड़ का अंतिम शेष होता है या तो बैंक का अंतिम शेष होता है। इसका कुछ प्रारूप होता है। देखिए, प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप, इसका स्टार्टिंग रोकड़ शेष और बैंक शेष से हो रही है। फिर आता है प्रवेश शुल्क, चंदा, दान, ब्याज, भवन का किराया, शासकीय अनुदान, मनोरंजन से आय और रद्दी की बिक्री से आय। ये इतनी सारी मदें आय की मदें, प्राप्ति की मदें होती है। याद रखिएगा, प्रवेश शुल्क हमेशा प्राप्ति होगा, चंदा हमेशा प्राप्त होगा, दान हमेशा प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा, भवन का किराया कुछ भी हो सकता है,
प्राप्त भी हो सकता है और भुगतान भी हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। शासकीय अनुदान मनोरंजन से आए, रद्दी की बिक्री से आए, उसी प्रकार भुगतान है बच्चों। ये आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कल मिलते हैं हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, जिसमें प्राप्त भुगतान खाते का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, समझाया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स बॉक्स में उस डाउट्स को, उस क्वेश्चन को आप डाल दीजिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।